नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। हिंदी के सभी संभावित प्रश्नों का आज आपका स्पीड टेस्ट होने वाला है। ये वो प्रश्न है जो पिछली सभी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यही प्रश्न आपका सिलेक्शन तय करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। जब तक आप इन प्रश्नों को पूरा नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो चुपचाप मेहनत करती रहिएगा और सफलता को शोर मचा दीजिएगा। ये आज का मोटिवेशन क्विज है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहता है वो प्रैक्टिस सेट लगा करके अच्छे स्कोर करके आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। इससे पहले मैं हिंदी के 285 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 286। तो प्रश्न है आपके सामने की 39। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने की सीटी वाले सा, पानी वाला सा, सड़क का सा और हल्का हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। कैसे? ये संघर्षी व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? कौन से हैं? तो इनमें से अल्प प्राण वर्ण हैं का और गा। कौन से? का और गा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 42 की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो आद्यपतान ये है, ऑप्शन नंबर सी वाली वर्तनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर कि राकेश का सही संधि विच्छेद है। कौन सा इनमें से राकेश का सही संधि विच्छेद? तो ये हो जाएगा राका प्लस क्या, राका प्लस इस, ये राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि है तो कौन सी हो जाएगी? दयानंद में संधि ये आपको बताना है। तो दयानंद में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इनमें से 3 शब्दों में से प्रत्यय नहीं लगा है, जबकि एक वो शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा है। तो ये लगा है जादूगर शब्द में प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जादूगर का वो शब्द बन जाएगा जादू और गर हो जाएगा इसका प्रत्यय, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 46 है आपके सामने कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग है संस्कार में? तो इसमें है सम उपसर्ग। कौन सा? सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। तो कौन सा इनमें से योग ऋण? तो जलज। जलज ये एक योग ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द में है बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास, यानी लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ? तो ये होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने कि बाल का स्त्रीलिंग है तो कौन सा हो जाएगा? बाल का स्त्रीलिंग तो ये हो जाएगा बाला। क्या? बाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द है क्रिया विशेषण? तो तेज ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इनमें से कौन सी है भाववाचक संज्ञा? तो लड़कपन ये एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने की सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है इसमें विशेषण का? तो ये एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द है तो कौन सा है मृदुल का विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा रुच। कौन? रुच हो जाएगा मृदुल का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 58-60 के लिए कि निम्नलिखित पृष्ठों में रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जो रेखांकित है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये होता है नास्तिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होता है दुर्दशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने कि दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये होता है मध्याह्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 61-62 के लिए कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको 61 और 62 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक डॉट देखकर सभी विमुग्ध रह गए। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये होगा देव प्रतिमाओं की जीवंत कलात्मक शुभ श्री देखकर सभी विमुग्ध रह गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डॉट परिश्रम करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अथक। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये एक वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64 है आपके सामने कि कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने कि छक्के छुड़ाना का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हराना। क्या? हराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 66 है आपके सामने की निज भाषा उन्नति अहब सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आपको छंद बताना है। तो इसमें छंद है दोहा। कौन दोहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है आपके सामने कि जिस छंद में वर्णिक या मात्रक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एक मुक्त छंद। क्या? मुक्त छंद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने कि बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अर्थान्यास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका और राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने की भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये पुनः संरचना की गई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने कि नौकर आज छुट्टी पर है इस वाक्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नौकर का आपको पता है स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नौकर का स्त्रीलिंग होता है नौकरानी। तो नौकरानी आज छुट्टी पर है, ये इसका स्त्रीलिंग वाक्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 71-72 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना है तो क्या कहलाता है? तो ये होता है पदोन्नति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आयु में बड़ा व्यक्ति। तो क्या होता है बड़ा व्यक्ति? तो ये होता है ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है आपके सामने कि वह कौन से व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये कैसा वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है आपके सामने कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने MA B.Ed पास किया है। तो MA एक शब्द होता है और B.Ed एक शब्द होता है। तो इसके लिए आपको कौन सा विराम चिन्ह वाला सही और सटीक आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही और सटीक आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही विराम चिन्ह लगाया तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 75 लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से वाक्य बताना कि कौन सा शुद्ध है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर जो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है ये यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो मैंने आपको टॉप 77 प्रश्न करा दिए हैं। ये वो प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछेगा और आने वाले समय में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर बता देना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।